situation of COVID-19, I started my online live classes through my own coaching application, Skylight Institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काईलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो शुरू करेंगे रिजर्व्स के साथ। रिजर्व होता क्या है? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द अनसर्टेनिटीज। अब हम लोगों ने सुना होगा फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमारे पेरेंट्स, हमारी बुक्स, हमारे टीचर, सब लोग हम लोगों को यही बोलते हैं दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। मतलब क्या है इसका कि आने वाली किसी भी चीज का भरोसा नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो रिजर्व बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम लोग निकाल कर साइड में रख देते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई फाइनेंशियली तो हम वहां से पैसा उठाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा हिंदुस्तानी एग्जांपल जो है, बेटी की शादी के लिए जोड़ रहे हैं। ये क्या है? रिजर्व बना रहे हैं। ठीक है, स्कूल की फीसों के लिए जोड़ रहे हैं, कल को जॉब में पैसे देने पड़ सकते हैं उसके लिए जोड़ रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं। किस लिए? फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है जी, लेकिन हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जो ऑलरेडी क्रिएटेड रिजर्व्स हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखा था, अगर मैं रिजर्व्स में प्रॉफिट ना डालूं, कि अगर प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर ना हो तो वो प्रॉफिट किसके पास जाना था? पार्टनर्स के पास। अगर पार्टनर्स ने वो प्रॉफिट का अमाउंट अपने पास ना रख के रिजर्व्स में रखा तो इट मींस कि पार्टनर्स ने अपना अपना शेयर छोड़ दिया। कि अगर दो पार्टनर्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इक्वल ही उनका रिजर्व्स में अमाउंट जाएगा। तो जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, यानी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड रिजर्व है उनका क्या करना है, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीखते हैं। टाइप ऑफ रिजर्व्स में आपको इसके बाद सिखाऊंगा। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, एंट्री सीखेंगे पहले, कि हम लोगों को ऑल रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हमारे पास हैं, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ये आप लोगों को पता है कि हम लोग कब कैपिटल यूज करते हैं और कब करंट यूज करते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का केस है ये। तो जर्नल एंट्री बेसिकली है क्या? ऑल रिजर्व्स, जितने भी हमारे पास रिजर्व्स हैं। टाइप ऑफ रिजर्व मैं अभी बताऊंगा, पहले बेसिक एंट्री सीखिए। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो जर्नल एंट्री होगी ये हमेशा ओल्ड रेशो में होगी। ये एक चीज हम लोगों को याद रखनी है कि ये जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे ये हम लोग किस रेशो में पास करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। उसके अलावा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का कहीं पे भी कोई काम नहीं है। तो रिजर्व्स में कौन सी रेशो यूज होगी? हमेशा ओल्ड रेशो, याद रखना है। ठीक है जी, तो ये है रिजर्व। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द अनसर्टेनिटीज, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिजर्व्स। पहले टाइप का जो रिजर्व है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका नाम से हमें पता चल रहा है। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब क्या होता है? लेबर या एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉयर के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लिए वर्क करता है। सबसे पहली तो चीज ये। दूसरी चीज है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या है? इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस, डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी, किसी भी टाइप की टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी अगर किसी भी लेबर को या एम्प्लॉय को हो जाती है तो एम्प्लॉयर को उसको कुछ अमाउंट कंपनसेशन के लिए देना होता है। ये कंपनसेशन एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ऑलरेडी है, जिसके अंडर ये सारी रेगुलेशंस हैं कि अगर किसी भी लेबर को या वर्कर को आपके प्रेमिसेस के अंदर या काम करते हुए आपके लिए चोट लग जाती है तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग लॉ में जाके पढ़ेंगे, वर्कमैन
कंपनसेशन एक्ट 1929, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे, हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेसिकली ये क्लेम है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि हमारे पास क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि अगर कभी भी जो रिजर्व हम लोगों ने क्रिएट किया है उसके अगेंस्ट क्लेम आ जाए तो क्या करना है, और अगर क्लेम ना आए तो क्या करना है, क्योंकि इट मे और मे नॉट अराइज, क्योंकि ऐसा है क्या पता एक्सीडेंट ना हो, जरूरी थोड़ी है कि चांसेस होंगे ही होंगे एक्सीडेंट होने के। कभी कभी क्या है कि हम लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है, अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो गया तो पैसे दे देंगे, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमारे पैसे ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं। तो ये क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक रिजर्व है, सेम कॉन्सेप्ट है रिजर्व का कि जो इसमें भी अमाउंट हम लोगों ने रखा है वो अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के ही रखा है। यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ये जर्नल नहीं है। यहां से पैसा सिर्फ तब यूज होगा अगर कोई भी क्लेम या लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय अराइज होगी। अगर ऐसा कोई क्लेम अराइज नहीं होता तो यहां वाला अमाउंट यूटिलाइज नहीं होगा किसी अदर पर्पस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 टोटल केस है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। तो सबसे पहला और इजी बेसिक केस है हमारे पास, इन केस अगर कोई भी क्लेम या लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। देखो जरा समझेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए क्योंकि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और हम लोगों को पता है कि हम लोग रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आपको, मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को WCR लिख रहा हूं शॉर्ट में। आपके पास WCR का अमाउंट फॉर एग्जांपल है 1 लाख रुपीस। व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कोई भी हमारे पास WCR के अगेंस्ट केस मतलब क्लेम नहीं आया, तो हमारे पास अमाउंट कितना है WCR का, 1 लाख रुपीस। अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो मुझे क्या करना है कि सारा का सारा WCR का अमाउंट जो है मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स की इक्वल है, A और B हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों केसेस पे डिपेंड करेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपीस जो टोटल अमाउंट था उसको मैंने पार्टनर्स को इक्वली क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उनका प्रॉफिट का अमाउंट था जो उन्हें क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने एक रिजर्व क्रिएट कर लिया था WCR के नाम से। और अब जब हम लोग चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने वो एग्जिस्टेड जो रिजर्व हमारे पास पड़ा था अमाउंट वो सारा का सारा पार्टनर्स को दे दिया है, ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट केस, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड केस, व्हेन द क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, पर इसमें एक और छोटी सी चीज है, एंड द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ WCR। मतलब क्या है, ये हमारा सेकेंड केस है कि हमारे पास WCR का अमाउंट भी है और WCR के अमाउंट के अगेंस्ट हमारे पास क्लेम भी है। बट यहाँ छोटी सी चीज है कि जो क्लेम का अमाउंट है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है वो दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है जी। तो हमारे पास WCR ऑलरेडी पड़ा है कितना, 1 लाख रुपए। A और B पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और जो हमारे पास क्लेम अगेंस्ट WCR आया वो भी कितना है, 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पिछली बार क्या था, कोई क्लेम नहीं था तो हम लोगों ने WCR का अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन इस बार हमारे पास WCR का अमाउंट भी है, क्लेम भी है। तो आपके पास WCR कितना है, 1 लाख रुपए, क्लेम कितना है, 1 लाख। तो अब मुझे आप लोग बताओ, क्या बेटा जी हमारे पास WCR का क्लेम देने के बाद कोई भी पैसा बचता है कि हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 लाख पड़ा है, 1 लाख का क्लेम आ गया, बैलेंस 0, यानी पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो हम लोग जर्नल एंट्री पास क्या करेंगे वो देख लीजिए एक बार। हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट WCR और दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो, टू वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, सीधा सीधा 1 लाख रुपीज हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, जो WCR अकाउंट डेबिट टू हम लोगों ने क्लेम अगेंस्ट WCR किया है, जो ये वाला अमाउंट है, तो आप लोगों को अब ये लिखना कहाँ पे है ये ध्यान रखिए। ये जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अब चला जाएगा टू क्लेम अगेंस्ट WCR। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि WCR से जो क्लेम हम लोग पे कर देते हैं, तो हम लोग सॉरी इसमें हम लोगों ने पे नहीं किया अमाउंट, हम लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे, हम लोगों ने ट्रांसफर किया है कहाँ पे, क्लेम अगेंस्ट WCR में। ठीक है, तो ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारा केस 3। अब केस 3 क्या है, व्हेन दी क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट बट द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR। मतलब अब हमारे पास क्लेम भी है, हमारे पास WCR भी है, लेकिन हमारा जो क्लेम का अमाउंट है वो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से थोड़ा सा कम है। देखिए किस तरह से, जैसे हमारे पास WCR जो ऑलरेडी लायबिलिटी साइड पे 1 लाख है, मान लो आपके पास इस बार जो क्लेम अराइज होता है, लायबिलिटी अराइज होती है वो है 40,000 की, तो अब आपके पास 60,000 का अमाउंट जो है वो रिजर्व्स में अभी भी बच गया। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, मैं क्या करूंगा, जो भी रिजर्व मेरे पास बच गया अमाउंट का क्लेम के बाद, वो मैं क्या करूंगा, अपने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दूंगा, जो एंट्री हम लोगों ने सबसे पहले सीखी थी। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को हम लोग इकट्ठे भी कर सकते हैं, कंबाइन करके भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, वो कन्वीनियंट है आपके लिए, आप जिस तरीके से इसको करना चाहिए। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखो आपके पास WCR है 1 लाख रुपीज, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। देखिए अब आपने क्या किया, इसमें से कितना अमाउंट क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, टू WC क्लेम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में आप लोगों ने कितना ट्रांसफर किया है यहाँ से, 40,000। ठीक है जी, इसके बाद जो बचा हुआ है वो किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हमारे पास कितना अमाउंट बच गया, 60,000। तो 60,000 हम उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा, 36,000 एंड 24,000। ये तो पहला तरीका है इसको करने का, कि जब हम लोग एंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं तो इस तरीके से होगा, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू WC क्लेम यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, और A और B इन दोनों को हम लोगों ने किस रेशो में दिया है, 3:2, और ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। याद रखेंगे मैंने बताया था कि यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कोई काम नहीं है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए। देखिए दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, पहली एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट 40,000। पहली तो ये है। दूसरी जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। 60,000 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है और हमने उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया 36,000 एंड 24,000। ये था हमारा केस 3, व्हेन दी क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट बट द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं हम लोग केस 4 WCR का। देखेंगे जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या है, व्हेन द क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट बट द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR। इस बार मोर मतलब क्या है कि आपके पास WCR का अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख रुपीज, और इस बार जो क्लेम अगेंस्ट WCR अराइज होता है वो फॉर एग्जांपल है 1,20,000। तो हमारे पास रिजर्व कितने का है, 1 लाख, और जो लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR अराइज हो गई है वो कितनी हो गई, 1,20,000। अब देखिए, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और मुझसे कोई 1,20,000 मांग लेता है, तो 20,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मुझे वो पैसा लेके आना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सिंपल है, उसी तरीके से इसको शुरू करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, ठीक है जी, टू WCR क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिखेंगे इसको। कितना है क्लेम इस बार हमारे पास, 1,20,000। देखो जरा, अब हमें कितने रुपए चाहिए, और
20,000। तो ये जो 20,000 है ये एंट्री किस तरीके से पास होगी, जरा ध्यान से, ये हम लोग पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको इस टाइम तक कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें ही बेटर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपके पास 1 लाख पड़े हैं और आपको 1,20,000 देने पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ। तो नुकसान क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने अपने लॉस को, जो मेरा नुकसान हो रहा है, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको टॉपिक ही रीवैल्यूएशन है तो वहां और बेटर समझ आएगा। तो यहाँ सिर्फ याद रखिए एंट्री है WCR, रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है जी। और जो ये लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन का, ये कहाँ पे जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको डेबिट हो जाएगा। तो इसकी दूसरी एक और एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो 20,000 का लॉस है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है हमारी, 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको लॉस डिवाइड कर देंगे, 12,000 एंड 8,000। अभी इतनी ज्यादा हम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है इसकी, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने भी करना है। चलिए, लास्ट इसका टाइप बहुत ज़्यादा इजी है और ये कोई डिफिकल्ट केस नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट है जो क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाता है, जिसको हम लोग 5th केस जस्ट कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो उस केस में आपको क्या करना है। देखिए, पहले तो आपको पता था कि आपके पास WCR है, आपके पास क्लेम भी है, क्लेम ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, ऐसे केस गिवन होंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपको सिर्फ WCR का अमाउंट गिवन होगा, लेकिन एडजस्टमेंट में कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं होगी कि आपको WCR का करना क्या है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, समझेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको केस 1 फॉलो करना है। केस 1 क्या था, जब कभी भी हमारे पास क्लेम नहीं आता तो हमने क्या किया था, WCR को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था। सेम है ये कि अगर आपको कोई भी WCR से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, उस केस में हम लोग WCR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री फिर से सेम है, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, 1 लाख रुपीज, 60,000 एंड 40,000। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है तो ये एंट्री बनी है। ठीक है जी। तो ये था हमारा केस 5। यहाँ पे आपका WCR का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो अपनी असाइनमेंट में जो WCR से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिजर्व की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों में से एक नाम आपको आ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है। हमेशा याद रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, और जो ये एसेट है ये बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, हमेशा कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे इसको हम लोगों ने एक्वायर किया था। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोगों ने +1 में पढ़ा था, जिसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता था, कि एसेट हमेशा एक्वायर्ड वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होते हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है अपने एसेट साइड में किस वैल्यू पे लिखी हुई है, उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे वो परचेज करी गई थी। लेकिन अब हम लोगों को सबको पता है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है, यानी वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तो इंक्रीज होती है फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है कि अगर हम लोगों ने 10 लाख रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू 11 लाख हो जाती है तो हमारा फायदा है। लेकिन इनकेस अगर वो डिक्रीज कर जाती है तो क्या होगा, तो उस चीज को, वो जो फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, की अगर वैल्यू डिक्रीज हो गई तो यहां से अमाउंट यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे और केस वाइज समझेंगे तो हमें और बेटर क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इजी केस लेते हैं, जरा समझेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल छोटी सी बैलेंस शीट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बैलेंस शीट है और ये आपकी लायबिलिटी साइड और ये आपकी एसेट साइड। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है एसेट साइड में 2 लाख रुपीस, ठीक है जी, और लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व गिवन है, ये IFF भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिजर्व है वो है 50,000, ठीक है। इसके अलावा मैंने बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिया, सिर्फ दो चीजें, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस और आपका IFR जो है वो है 50,000। अब हमारा फर्स्ट केस क्या होता है कि इन केस द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है केस 1 आपका, मैं लिख देता हूं, देखिए केस फर्स्ट क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is equal to its cost, ठीक है। तो जो एसेट साइड हमारे पास कॉस्ट गिवन है 2 लाख रुपीस और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो दोनों इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, जितना भी रिजर्व, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीख रहे हैं, तो जितना भी रिजर्व है वो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, टू B's कैपिटल, दोनों पार्टनर 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी, और 50,000 का रिजर्व हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया 3:2 की रेशो में, तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000 एंड 20,000, ठीक है जी। तो ये है हमारा केस 1, जब आपको इन्वेस्टमेंट गिवन हो, रिजर्व्स गिवन हो और उसकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के इक्वल होती है, तो जितना भी रिजर्व हमारे पास होता है हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है हमारे पास कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेशक लेस है, लेकिन वो रिजर्व्स तक जाती है, यानी कि हम लोगों को समझना है किस तरीके से। देखिए, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 2 लाख रुपीस और जो मार्केट वैल्यू हो जाती है फॉर एग्जांपल हो जाती है 1,80,000, तो ये जो फॉल हुआ है, कितने का फॉल है हमारे पास, 20,000 का। तो ये जो 20,000 का फॉल है हम लोग अपने रिजर्व से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बेटर केस 3 में और समझ आएगा। तो हमारे पास अभी रिजर्व है 50,000, फॉल हुआ 20,000 से, ठीक है। तो 20,000 तो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, तो बाकी बचे हुए 30,000 का हम लोग क्या करेंगे, फिर से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर से हमारे पास दोबारा से 2 एंट्री रहेंगी। पहली क्या आएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इसकी जनरल एंट्री ये होती है IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000, जितने अमाउंट से रिजर्व हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर किया है। उसके बाद दूसरी जनरल एंट्री आएगी IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है जी। तो 30,000 का जो रिजर्व है वो फिर से हम लोगों ने इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपके पास 18,000 एंड 12,000। ये है हमारा केस 2 कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है, यानी उसकी बुक वैल्यू से कम है। तो जितना भी डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो अमाउंट हम IFR से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जितना अमाउंट IFR का बच गया वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल्स में पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। केस 3 अब हम लोग करने लगे हैं। केस 3 समझेंगे जरा। व्हेन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जितने अमाउंट से हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, वो जो डिक्रीज है, वो जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे IFR के इक्वल है। यानी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज है तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी डिक्रीज हो जाती है, अगर 1,50,000 हो जाती है, तो ये जो फॉल है ये कितने का फॉल हुआ, ये हुआ 50,000 का। अभी जो 50,000 का डिक्रीज है, इतना हमारे पास रिजर्व भी पड़ा है, यानी अगर 50,000 का रिजर्व हम सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास फिर से कुछ नहीं बचा। तो सिंपल है, जनरल एंट्री क्या होगी, फिर से IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा सीधा सीधा 50,000। इस बार हम लोग पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट नहीं देंगे। अब समझते हैं हम लोग केस 4। केस 4 क्या है, व्हेन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान से,
इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो हमारी कॉस्ट से तो नीचे गई ही गई थी, लेकिन वो हमारे रिजर्व के अमाउंट से भी और ज्यादा नीचे गिर चुकी है। तो इस केस में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख है और हमारे पास रिजर्व 50,000 है, और मान लीजिए आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाती है 1,40,000। ठीक है जी। तो एक बार एंट्री के साथ ही हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले सेम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है हमारे पास रिजर्व? 50,000 का। ठीक है जी। और हम लोगों ने कहां पर ट्रांसफर करना है इसको? टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू गिरी है वो कितने से गिरी है? 60,000। तो अब ये जो 10,000 का अमाउंट है ये फिर से हम लोग कहां से लेके आएंगे? हम फिर से इसको रीवैल्यूएशन से ही यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो लॉस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री बन गई IFR 50,000, रीवैल्यूएशन 10,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 60,000। अब ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये फिर से हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। A's कैपिटल, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब 10,000 को फिर से उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। तो हुआ क्या कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिजर्व सिर्फ 50,000 ही थे, 10,000 अभी भी शॉर्ट था। तो वो 10,000 हम लोगों ने रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, जो कि लॉस किसने बियर किया? पार्टनर्स। ठीक है, ये था हमारा केस 4। अब है हमारे पास केस 5, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। कि आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आपकी बुक वैल्यू से भी ज्यादा है। इस बार रिजर्व्स की हमें कोई टेंशन नहीं है कि रिजर्व यूटिलाइज होंगे कि नहीं, देखेंगे जरा। अब मान लीजिए आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाती है 2,20,000। तो जो 2,20,000 है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आपका एसेट जो है वो रीवैल्यू हो रहा है, तो आपको एक गेन हुआ है। देखिए जरा किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो रिजर्व्स को ट्रीट करते हैं। तो रिजर्व्स की आप लोग जनरल एंट्री क्या करोगे? IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। आपके पास अमाउंट है 50,000, आपने ट्रांसफर किया इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी। ये तो आपके रिजर्व्स की ट्रीटमेंट हो गई। अब देखो जरा कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुई? 20,000 से, क्योंकि 2 लाख रुपीस का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, 20,000 से इंक्रीज हो गई, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट कर लिया 20,000 से। और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब फिर से यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें गेन हुआ है। मैंने क्या बताया था? रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमें गेन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा 20,000। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोगों ने लॉस पार्टनर्स को बियर किया था पार्टनर्स ने, तो अब जो गेन होगा वो भी पार्टनर्स एंजॉय करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन में आपके पास कितना अमाउंट है? 20,000। 3:2 की रेशो में हम लोग दोनों पार्टनर्स को, क्योंकि इनकी ओल्ड रेशो है, 3:2 की रेशो में दोनों पार्टनर्स को हम इनका गेन जो है वो दे देंगे 12,000 एंड 8,000। ठीक है जी। तो ये था आपका केस 5। सिर्फ इसी एक केस में आपको 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। पहली, हम लोगों को रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारा गेन हुआ वो रीवैल्यूएशन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फिर वो रीवैल्यूएशन में जो गेन है वो हम लोग पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करते थे। ऐसे रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो हम लोग बनाना भी सीखेंगे। उसमें जितना भी गेन होता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स को डेबिट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये केस 5 था। अब एक एक करके जरा केसेस को, सारे केसेस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला केस क्या था हमारे पास कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे पास रिजर्व भी है, लेकिन कोई भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमने रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमारे पास केस आया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई लेकिन रिजर्व से ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई।
ठीक है जी। तो हम लोगों ने जितना भी अमाउंट डिक्रीज हुआ था वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल डिक्रीज हुआ था कि हमारी 2 लाख इन्वेस्टमेंट थी, 1,50,000 हो गई, 50,000 का रिजर्व था, तो सारा का सारा रिजर्व का अमाउंट इन्वेस्टमेंट में चला गया, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला। फिर हमने किया केस 4 कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से भी ज़्यादा गिर गई, यानी मतलब हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा गिर गई है। हमारे पास रिजर्व 50,000 थे, 2 लाख इन्वेस्टमेंट थी और हमारी वैल्यू हो गई थी 1,40,000। ये केस 4 था। फिर केस 5 जिसमें हायर था और ये सबसे इजी केस था। आने के चांसेस केस 4 और केस 5 के होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो केस 4 और केस 5 को हम लोग अच्छे से करें। इसके साथ आप लोगों को असाइनमेंट मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है और साथ में नोट्स भी मैंने अपलोड किए हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दी हैं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाई हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट होंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा क्या नहीं जाएगा वो सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है, बैलेंस शीट भी मैंने आपको करवानी है, तो वहां तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं ताकि आप लोग उसको समझ सको बेटर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और सारे के सारे असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। लास्ट चीज अब मैंने आप लोगों को सिखानी है वो ये है कि कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन कौन से रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि लायबिलिटी साइड में हम लोगों को कौन कौन से रिजर्व्स गिवन होंगे। तो देखिए जरा, पहली चीज आप लोगों ने अभी तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीख लिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सीख लिया है। इसके अलावा आपके पास लायबिलिटी साइड गिवन होगा जर्नल रिजर्व्स, ठीक है जी। ये जो तीनों रिजर्व्स हैं आप लोगों को एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। यानी आपको सारे के सारे रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिस जिस तरीके के उनके केस होंगे उस तरीके से। WCR के केस आपको सब पता है, IFR के केस पता है, आपको केस गिवन होगा, उस केस को देखते हुए आप लोगों को इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर हमारे पास WCR या IFR बचता ही नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हमेशा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा ही होगा। इसके साथ साथ लायबिलिटी साइड में और आप लोगों को क्या गिवन हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद आता है एसेट साइड में। अब एसेट साइड में आपको कौन कौन से गिवन हो सकते हैं वो देखते हैं जरा, ठीक है जी। आपको गिवन होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये आप लोगों को गिवन होंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हो सकता है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए हम लोगों को क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ भी इसमें से अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से इनको ट्रीट करोगे, ठीक है। ये कुछ टाइप के रिजर्व्स थे। और इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से रिजर्व्स जो हैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करने। तो वो होते हैं टैक्सेशन फंड, ये आप लोगों को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, ये कभी भी डेप्रिसिएशन फंड, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड आ जाता है तो ये भी हमें कभी भी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स को नहीं करना होता, ठीक है। एक इमेज ऐड कर रहा हूँ मैं, आप उसको देख सकते हो। उसमें सारे टाइप के रिजर्व्स, कौन से पार्टनर्स को डेबिट होते हैं, कौन से पार्टनर्स को क्रेडिट होते हैं और कौन से कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोगों की क्लास कंप्लीट है। जो असाइनमेंट्स और नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं आप उसको देख सकते हो।